सबसे ज्यादा जो अगर यूरिया की कंसंट्रेशन अगर होगी तो वो किस वेन के अंदर होगी? तो बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन वुड बी it never answer renal vein to this question, right? या even renal artery भी नहीं. Bismillahirrahmanirrahim. So let's start off our discussion with excretion in animals now. First of all, let's have a look at the big picture. इस सबसेक्शन में सबसे पहले हम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इन एनिमल्स को और उनके और डिस्कस करेंगे, और ये भी हम डिस्कस करेंगे कि वो जो प्रोडक्ट्स हैं वो किस किस फॉर्म में एक्सक्रीट होती हैं. एंड सेकेंडली विल टॉक अबाउट द नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इन रिलेशन टू हैबिटेट, कि हैबिटेट के अकॉर्डिंगली डिफरेंट एनिमल्स के अंदर जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं उनकी नेचर क्या होगी, हम इसको डिस्कस करेंगे. एंड थर्डली we will talk about excretion in the representative animals. कुछ जो representative animals हैं उनके अंदर हम excretion को in detail discuss भी करेंगे. अगर आप अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज या पाकिस्तान की किसी भी टॉप नॉच यूनिवर्सिटी में अपनी सीट को 100% सिक्योर करना चाहते हैं, you guys must join TopGrade. I am Hira Usman from Sahiwal. I have secured 92.6% aggregate in MDCAT 2023. And I am excited to get admission in my dream medical college. TopGrade is Pakistan's #1 online academy that has helped thousands of students just like you to secure admission in their dream medical colleges and university. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुक़द्दस मरियम है और मेरा इस साल एडमिशन अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर में हुआ है. जो TopGrade की जो मुझे बातें पसंद थी ना, एक उसमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स थे, मैं रात को 12 बजे भी ऑन करती थी ना, और मैं उनकी स्पीड भी बढ़ा लेती थी, मैं 2x स्पीड भी चला लेती थी उन्हें. असल में इसमें ये होता है कि इसमें वीडियो लेक्चर्स ना रिकॉर्डेड पड़े होते हैं, और वीडियो लेक्चर्स जिस बंदे ने रिकॉर्ड करवाए हुए हैं ना, उसका नाम है डॉक्टर मौज़म मंजूर, और वो भी खुद भी अल्लामा इकबाल का ग्रेजुएट है, MBBS डॉक्टर है. तो बड़े अच्छे लेक्चर्स थे वो, यकीन जाने मतलब कमाल थे वो, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स बनाते हैं वो स्लाइड्स के थ्रू, प्रोजेक्टर्स के थ्रू पढ़ाते थे, उसमें एनिमेशंस भी उन्होंने डाली होती थी, उनको टेबल्स वगैरह बना के, फ्लो चार्ट्स बना के, वो चीज़ों को ना आपके दिमाग में बिल्कुल फिक्स कर देते थे, और आपको ना ड्यूरिंग लेक्चर रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं होती थी. TopGrade is the brainchild of Dr. Mozam Manzoor, who is a medical doctor and a passionate teacher. I am Dr. Mozam Manzoor. Medicine is my profession and teaching is my passion. I have developed TopGrade app so as to make your exam preparation easier, enjoyable and affordable. So what are you guys waiting for? Visit topgrade.pk and sign up free to get up to 100% scholarship for online preparation of FSC, MDCAT, ECAT, NUST, NUMS, AKU, PIAS, FAST and GK entrance exams. So let's start off with excretory products in animals and their forms of excretion. So सादा लफ्जों में हम ये देखने लगे हैं कि एनिमल्स के अंदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स कौन सी होती हैं और किस किस शक्ल में एक्सक्रीट हो रही होती हैं. So you've seen here, if you talk about the excretory products in animals, तो इसमें हमारे पास एक तो वाटर है. हाइपोऑस्मोटिक एनवायरनमेंट के अंदर वाटर जो है ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ही है, बिकॉज एक्स्ट्रा वाटर इज अ प्रॉब्लम फॉर द रिस्पेक्टिव एनिमल, तो इट हैज टू गेट रिड ऑफ दैट वाटर. सो ये एक तरह से कहने की एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ही है. ऑल्दो ये एक नाइट्रोजनस वेस्ट तो नहीं है, लेकिन ये स्टिल ये एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जरूर है. इट्स अ प्रोडक्ट व्हिच नीड्स टू बी एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी. इसी तरीके से प्लांट्स के इसके अंदर एनिमल्स के अंदर वो एनिमल्स जो कि हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट के अंदर रहते हैं या सॉल्टी एनवायरनमेंट के अंदर रहते हैं, उनके अंदर जो एक्सेस ऑफ सॉल्ट्स हैं, the animals they need to get rid of those salts. So इसलिए जो salts हैं they are also sort of excretory product in the animals. So animals के अंदर water excretory product हो सकती है, खास तौर पे उन animals में जो कि hypoosmotic या hypotonic environment में रहते हैं. फिर salts जो है ये भी excretory product हो सकती है इन animals, उन animals के अंदर जो कि hypertonic या high salt environment के अंदर रहते हैं. और थर्ड नंबर पे जो नाइट्रोजनस वेस्ट मेटाबोलाइट्स हैं ये भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं इन द एनिमल्स, बल्कि आप कह लें कि ये मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं इन ऑल द एनिमल्स. और ये प्रोड्यूस कैसे होते हैं? दे आर प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ कैटाबोलिज्म ऑफ द अमीनो एसिड्स एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस.
तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि नाइट्रोजनस वेस्ट एनिमल्स में किस तरीके से प्रोड्यूस होते हैं, तो अमाइनो एसिड्स के कैटाबॉलिज्म से एज अ रिजल्ट ऑफ डीएमिनेशन। टू बी मोर स्पेसिफिक, आपको पता है कि अमाइनो एसिड्स के अंदर अमाइनो ग्रुप होता है जिसको रिमूव अगर कर दे तो हम कहते हैं ये डीएमिनेशन हो गई है। तो डीएमिनेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स के नतीजे में जो अमाइनो ग्रुप प्रोड्यूस होगा, ऑफ कोर्स उससे हमारे पास या वो डिफरेंट कह लें कि नाइट्रोजनस बेस आते हैं। इसी तरीके से जो डिफरेंट नाइट्रोजनस बेसिस हैं, राइट, जो कि न्यूक्लिक एसिड्स के स्ट्रक्चर के अंदर होती हैं, जैसे प्योरीन और पायरिमिडीन बेसिस हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरासिल, थायमिन एटसेट्रा। तो इनके मेटाबॉलिज्म के नतीजे में भी नाइट्रोजनस वेस्ट हैं, ये प्रोड्यूस होते हैं। तो ये तीन मेजर कैटेगरीज के अंदर हमारे पास एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स आ गई इन द एनिमल्स। अब यहाँ पे एक अहम बात आपने याद रखनी है, ये स्ट्रेट आपकी टेक्स्ट बुक की लाइन है कि मेटाबॉलिज्म ऑफ द प्योरीन एंड पायरिमिडीन बेसिस प्रोड्यूसेस significant amount of nitrogenous waste of hypoxanthine, xanthine, uric acid, allantoin, urea and ammonia। तो एग्जाम यहां से आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि एग्जाम आपसे क्वेश्चन पूछता है कि जी यूरिया एंड अमोनिया आर द नाइट्रोजनस वेस्ट, दे आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू कैटाबॉलिज्म ऑफ। ठीक है, तो इसका बेस्ट रिस्पॉन्स क्या होगा? अमाइनो एसिड्स एज वेल एज अ नाइट्रोजनस बेसिस। ठीक है, या अगर नाइट्रोजनस बेसिस नहीं है तो न्यूक्लिक एसिड्स की टर्मिनोलॉजी भी वहां पे आ सकती है, या इस तरह से अमाइनो एसिड्स अगर नहीं है तो प्रोटीन्स को भी प्रेजेंट कर सकते हैं। सो सिंपली यूरिया और अमोनिया जो है ये प्रोड्यूस होते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ कैटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन्स एंड द न्यूक्लिक एसिड्स। प्रोटीन्स में टू बी मोर स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स के कैटाबॉलिज्म से, और न्यूक्लिक एसिड्स में टू बी मोर स्पेसिफिक जो नाइट्रोजनस बेसिस है उनके स्ट्रक्चर के अंदर, उसके कैटाबॉलिज्म से, उसके मेटाबॉलिज्म से ये अमोनिया और यूरिया प्रोड्यूस होते हैं। सो दिस इज स्पेसिफिकली अबाउट द यूरिया एंड द अमोनिया, राइट। लेकिन जो दूसरे नाइट्रोजनस बेस है यहाँ पे, जैसे हाइपोजेंथीन है, जेंथीन है, यूरिक एसिड है या एलेंटोइन है, दे आर प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द मेटाबॉलिज्म ऑफ द प्यूरिन एंड द पायरिमिडीन्स। इसके अंदर भी जो यूरिक एसिड है, इवन यूरिक एसिड भी ये इवन प्रोटीन से भी ये प्रोड्यूस हो सकता है, राइट। तो यूरिक एसिड जो है ये भी प्रोटीन से भी प्रोड्यूस हो सकता है। एनीवेज, बहरहाल एग्जाम आपसे इस तरह से अगर क्वेश्चन पूछे कि जेंथीन और हाइपोजेंथीन आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू कैटाबॉलिज्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स और द न्यूक्लिक एसिड्स, तो बेस्ट रिस्पांस क्या होगा? न्यूक्लिक एसिड्स, राइट। तो ये जो लिस्ट है आपने खास तौर पे इस लिस्ट को याद रखना है फॉर द न्यूक्लिक एसिड्स, for the metabolism of the nucleic acids। once again कि प्यूरिन और पायरिमिडीन बेसिस की मेटाबॉलिज्म के नतीजे में आपस कौन कौन से नाइट्रोजनस बेस आएंगे? हाइपोजेंथीन, जेंथीन, यूरिक एसिड, एलेंटोइन, यूरिया एंड द अमोनिया। ऑलराइट, अब हम ये देखते हैं कि डिफरेंट ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये किस किस शक्ल में प्लांट्स, इसकी एनिमल्स की बॉडी से ये इन्होंने एक्सक्रीट होना होता है। तो यू सीन हियर मोस्टली excess nitrogen is excreted by animals as ammonia, urea और uric acid। ज्यादातर जो excess nitrogen है ये एनिमल से इसने एक्सक्रीट होना होता है as ammonia, urea और the uric acid, right? ओके, अब कुछ एनिमल्स के अंदर जो कह लें कि excess nitrogen वेस्ट हैं वो अमोनिया के फॉर्म में रिलीज होते हैं, और कुछ के अंदर यूरिया और कुछ के अंदर मेनली यूरिक एसिड के फॉर्म में, राइट। एक ही एनिमल के अंदर इवन अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड तीनों शक्लों में भी किसी हद तक ये हो सकते हैं, राइट। लेकिन जनरली स्पीकिंग वाटर की अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंगली जो एनिमल्स हैं उनके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट अमोनिया, यूरिया या यूरिक एसिड की शक्ल में एलिमिनेट होते हैं, राइट। लाइक अगर बहुत ही ज्यादा एक्सेस में वाटर अवेलेबल हो तो अमोनिया की शक्ल में, और अगर बहुत कम वाटर अवेलेबल हो तो यूरिक एसिड की शक्ल में, और अगर मीडियम क्वांटिटी के अंदर वाटर अवेलेबल हो तो यूरिया की शक्ल में जो है वो नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीट होते हैं। एंड देन यू सीन हियर द लोअर क्वांटिटी ऑफ नाइट्रोजन आर एक्सक्रीटेड इन द फॉर्म ऑफ द अदर कंपाउंड्स सच एज क्रेटिनिन, क्रिएटिन और ट्राइमेथिलामाइन ऑक्साइड। तो ये एग्जैक्ट स्टेटमेंट एग्जाम में स्ट्रेट एमसीक्यू बन सकता है कि जो लोअर क्वांटिटीज ऑफ नाइट्रोजन है दे आर एक्सक्रीटेड इन द फॉर्म ऑफ, राइट। इसमें देखिए ये याद रखना है आपने, एक क्रिएटिनिन, क्रिएटिन और टीएमओ, ट्राइमेथिलामाइन ऑक्साइड जिसको बोल रहे हैं टीएमओ, इन शक्लों में लोअर क्वांटिटीज के अंदर बेसिकली क्या हो रहा है, जो नाइट्रोजनस वेस्ट है ये एक्सक्रीट हो रहे हैं।
और फिर बहुत ही स्मॉल क्वांटिटीज के अंदर, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटीज के अंदर इवन अमाइनो एसिड्स, प्योरीन्स और पायरिमिडीन्स की शक्ल में, सिंपली अब कह लें कि इवन कैटाबलाइज हुए बगैर ही ये किसी हद तक वेरी स्मॉल क्वांटिटीज के अंदर एलिमिनेट हो सकते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट। सो सिंपली हम ये बात कर रहे थे कि एनिमल्स के अंदर जो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं ये किस किस शक्ल में एलिमिनेट होते हैं। तो मेनली मैंने आपको ये बताया है कि अमोनिया या यूरिया या यूरिक एसिड, डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। इसको लेके अभी हम आगे चल के एक फ्लो शीट भी कंस्ट्रक्ट करेंगे जिसके अंदर मैं एग्जैक्ट क्लैरिटी दे दूंगा कि किन एनिमल्स के अंदर अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड की शक्ल में नाइट्रोजनस वेस्ट एलिमिनेट होना है। सो मेन जो फॉर्म है नाइट्रोजनस वेस्ट की एलिमिनेशन की वो अमोनिया, यूरिया या यूरिक एसिड। हाँ, इसके अलावा कुछ लोअर क्वांटिटीज के अंदर क्रिएटिनिन, क्रिएटिन और ट्राइमेथाइलमाइन ऑक्साइड की शक्ल में, और वेरी स्मॉल क्वांटिटीज में इवन अनमेटाबोलाइज्ड फॉर्म में लाइक अमीनो एसिड्स और नाइट्रोजनस बेसिस जो डायरेक्टली भी एलिमिनेट हो सकती है फ्रॉम द बॉडी। सो यहाँ पे एक और अहम बात ये है कि लाइक आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी से एलिमिनेट करना जरूरी क्यों है, राइट? तो यू सीन हियर एलिवेटेड लेवल्स ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट दे कैन कॉज कन्वर्जन्स, कॉमा एंड इवन इवेंचुअली डेथ। जो एलिवेटेड लेवल्स हैं नाइट्रोजनस वेस्ट के, सिंपली दे आर टॉक्सिक टू द प्लांट्स, टू द एनिमल्स, सॉरी, राइट? जो इसकी जो एलिवेटेड लेवल्स हैं नाइट्रोजनस वेस्ट के, they are toxic to the animals, so the animals they must get rid of these toxic nitrogenous waste। अगर नहीं करेंगे तो उनके अंदर convulsions, कॉमा और इवन इवेंचुअली डेथ हो सकती है। खुदा न खासा जैसे फर्ज करें कि अगर एक पेशेंट है जिसके अंदर रीनल फेलियर डेवलप हो गया, तो उसके ब्लड के अंदर जब नाइट्रोजनस वेस्ट एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगे, राइट? अगर हम उसका डायलिसिस नहीं करवाते या किसी भी तरीके से अगर हम किडनी के फंक्शन को रिप्लेस नहीं करते। Why students love top grade? Number 1, अब हमारे वीडियो लेक्चर्स की हेल्प से कभी भी और कहीं भी किसी भी टॉपिक के कॉन्सेप्ट्स को निहायत आसानी से बहुत शॉर्ट टाइम में बिल्ड कर सकते हैं। नंबर 2, अब आपको लेक्चर नोट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि टॉप ग्रेड आपको प्रोवाइड कर रहा है प्लेबल स्लाइड्स, जिनकी हेल्प से आप अपने घंटों के लेक्चर को बहुत शॉर्ट टाइम में रिवाइज कर सकते हैं। और अगर एग्जाम करीब हो तो आप अपने किसी भी सब्जेक्ट के पूरे सिलेबस को बहुत शॉर्ट टाइम में रिवाइज कर सकते हैं। नंबर 3, टॉप ग्रेड ओनली ऐप है जिसकी हेल्प से आप किसी भी टॉपिक के तमाम पास पेपर्स का टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं, और ना सिर्फ इतना बल्कि आप उनके सॉल्यूशंस भी देख सकते हैं, और एग्जाम्स का मोर देन 60% इन्हीं पास पेपर्स से आता है। नंबर 4, टॉप ग्रेड आपको प्रोवाइड करता है पाकिस्तान का सबसे बड़ा और ऑथेंटिक क्वेश्चन बैंक, जिसकी हेल्प से आप जब चाहें, जैसे चाहें और जितने चाहें टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। और अगर टेस्ट सॉल्व करते हुए आपका कोई क्वेश्चन रॉन्ग होता है तो आप उसका सोल्यूशन भी देख सकते हैं। नंबर 5, आप डेली बेसिस पे अपने डाउट्स को हर टीचर के साथ व्हाट्सएप पर लाइव डिस्कस कर सकते हैं। नंबर 6, आप अपने ऑनलाइन सेशन के दौरान अगर किसी भी पॉइंट पे अपनी तैयारी को इवेल्युएट करना चाहते हैं तो टॉप ग्रेड आपको प्रोवाइड कर रहा है 20 FLPs। टॉप ग्रेड FLPs की बेस्ट बात ये है कि टॉप ग्रेड हर FLP के बाद आपको प्रॉपर डिस्कशन प्रोवाइड करता है। नॉट ओनली दैट, टॉप ग्रेड हर FLP के बाद आपको ये बताता है कि आप किन सब्जेक्ट्स, किन चैप्टर्स और किन टॉपिक्स में वीक हैं, ताकि आप उन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस कर सकें। नंबर 7, टॉप ग्रेड ऑफर्स यू कस्टम स्टडी स्केड्यूल एज पर योर नीड। नंबर 8, टॉप ग्रेड ऐप में आपको मिलेंगे बेस्ट गाइडेंस लेक्चर्स विच ऑलरेडी हैव इंस्पायर्ड थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर 9, प्रोग्रेस रिपोर्ट की हेल्प से आप किसी भी पॉइंट पे अपनी तैयारी को एनालाइज कर सकते हैं और इसे मजीद बेहतर बना सकते हैं। नंबर 10, अगर आप कोई फिजिकल एकेडमी ज्वाइन करते हैं तो आपको सेल्फ स्टडी के लिए मिलेंगे 4 to 6 आवर्स, लेकिन अगर आप टॉप ग्रेड से ऑनलाइन प्रिपरेशन करते हैं तो आपको सेल्फ स्टडी के लिए मिलेंगे 12 to 14 आवर्स। In addition to this, top grade से ऑनलाइन प्रिपरेशन करके you will save traveling cost, hostel expenses, books cost, and most importantly, plenty of your valuable time, क्योंकि आपको सेल्फ स्टडी के लिए मिलेगा 4 गुना ज़्यादा टाइम। So what are you guys waiting for? Visit topgrade.pk and sign up free to get up to 100% scholarship for online preparation of FSC, MDCAT, ECAT, NUST, NUMS, AKU, PAS, FAST and GK entrance exams। उस पर्टिकुलर पेशेंट के अंदर तो क्या होगा, ग्रेजुअली इसके ब्लड के अंदर जब नाइट्रोजनस वेस्ट इकट्ठे होने शुरू हो जाएंगे, और अल्टीमेटली वो जो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं दे वुड स्टार्ट अफेक्टिंग द डिफरेंट वाइटल ऑर्गन्स। उसमें से जो मोस्ट ससेप्टेबल जो ऑर्गन है टू द नाइट्रोजनस वेस्ट वो कौन सा है? दैट इज द ब्रेन, राइट? सो ब्रेन की फंक्शनिंग एडवर्सली इफेक्ट होती है, उस वजह से इवन कन्वर्जन्स, कॉमा और इवेंचुअली डेथ तक हो सकती है। ऑलराइट, सो ये मेटाबॉलिक पाथवे दिखाया गया है यूरिया साइकिल का।
तो ये इसको जो है ना आपने एज सच मेमोराइज कर लेना है, राइट? इसको आपने एज सच मेमोराइज कर लेना है, क्योंकि इस साइकिल से रिलेटेड डिफरेंट वे से जो एग्जाम है ये क्वेश्चंस आपसे आपसे जो है ना वो लाइक एग्जाम डिफरेंट वे से जो क्वेश्चंस है आपको फॉर्मुलेट करके आपसे पूछ सकता है। तो इस टेबल को, इस ट्रेसिंग को, इस पाथवे को आपने मेमोराइज कर लेना है, राइट? मैं आपको एक दफा पाथवे बता देता हूँ, फिर आपको ये भी बता देता हूँ कि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो किस तरीके से आना है। तो इसमें देखें कि लिवर के अंदर जो है वो एक कंपोनेंट होता है सिट्रुलिन। इसके साथ अमोनिया ने कंबाइन होना है। अमोनिया ने कैसे बनना है? बिकॉज ऑफ द डीएमिनेशन ऑफ द अमाइनो एसिड। तो सिंपली अब जस्ट इमेजिन करें कि आपने गोश्त खाया, वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जाके डाइजेस्ट हुआ, और डाइजेशन के नतीजे में अल्टीमेटली क्या हुआ? ऑफ कोर्स अमाइनो एसिड्स जहाँ वो बने, और प्रोटीन्स के डाइजेशन के नतीजे में, और अमाइनो एसिड्स जहाँ वो गट में एब्जॉर्ब हो गए, ब्लड स्ट्रीम में चले गए, वहां से अमाइनो एसिड्स ट्रेवल करते करते अल्टीमेटली दे विल मेक देयर वे इनटू द लिवर। सो लिवर में जाके उन अमाइनो एसिड्स की होनी है डीएमिनेशन। डीएमिनेशन के नतीजे में क्या बनना है? अमोनिया। लेकिन ये जो अमोनिया है, दिस इज अ वेरी वेरी टॉक्सिक कंपाउंड, राइट? तो अमोनिया को हम चाहते हैं कि हम किसी ना किसी लेस टॉक्सिक कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट कर दें। तो अमोनिया को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करके सिट्रुलिन में कन्वर्ट कर दिया गया। फिर इसके साथ अमोनिया का एक और जो मॉलिक्यूल है सिट्रुलिन के साथ कंबाइन होगा, जो कि सेकंड नाइट्रोजन होगी यूरिया की। तो यू सीन हियर, उसके नतीजे में क्या बनेगा? आर्जिनो सक्सिनेट बनेगा, और आर्जिनो सक्सिनेट से अल्टीमेटली यू विल गेट द आर्जिनिन, और आर्जिनिन के ऊपर जब आर्जिनेज एंजाइम ऐड करेगा, उससे जो यूरिया बन जाएगा, और साथ ऑर्निथीन में बन जाना है। एंड ऑर्निथीन जो है, इसके साथ फिर ऑर्निथीन के साथ कंबाइन करना है अमोनिया ने, कार्बन डाइऑक्साइड ने, एंड अगेन यू विल गेट द सिट्रुलिन। सो अब एग्जाम अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि ऑर्निथीन की सिट्रुलिन में कन्वर्जन के लिए क्या क्या कंपोनेंट जो वो ऐड होता है इनटू द ऑर्निथीन, इसके अंदर आपको डिफरेंट ऑप्शंस एग्जाम दे सकता है। यू सीन हियर अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड वुड बी द बेस्ट रिस्पांस टू दिस क्वेश्चन। इसी तरीके से अगर एग्जाम आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि जो जैसे कि अगर के सिट्रुलिन है, सिट्रुलिन की आर्जिनोसक्सिनेट में कन्वर्जन में कौन सी जो एंटिटी है लाइक वो इसमें ऐड होनी है? आंसर इज अमोनिया, राइट? तो इस तरह से जो आर्जिनिन से यूरिया ने बनना है, इसमें एंजाइम कौन सा इन्वॉल्व है? आंसर इज आर्जिनेज एंजाइम, राइट? तो अगर आपसे एग्जाम ये पूछता है कि ऑर्निथीन जो है ये किस कंपोनेंट से ये कंपाउंड बना है, तो इसका बेस्ट रिस्पांस क्या होगा? आर्जिनिन से ये बना है बाय द एक्शन ऑफ द आर्जिनेज एंजाइम। सो आर्जिनिन के ऊपर जब आर्जिनेज एंजाइम एक्ट करेगा, इससे कौन कौन सी प्रोडक्ट्स बनती हैं? इसलिए देखिए ऑर्निथीन एंड द यूरिया। सो देख सकते हैं कि साइकिल से डिफरेंट वेज से जो क्वेश्चंस हैं ये आपसे पूछे जा सकते हैं, राइट? बहरहाल ये मेटाबॉलिक पाथवे से यूरिया साइकिल के, और यूरिया साइकिल कहाँ पे हो रहा है? ये कैरी आउट किया जा रहा होता है इन द लिवर, राइट? तो लिहाजा अगर एग्जाम आपसे कभी क्वेश्चन ये पूछता है कि ह्यूमन बॉडी में सबसे ज्यादा जो अगर यूरिया की कंसंट्रेशन अगर होगी तो वो किस वेन के अंदर होगी, तो बेस्ट रिस्पांस टू दिस क्वेश्चन वुड बी इट नेवर आंसर रीनल वेन टू दिस क्वेश्चन, राइट? या इवन रीनल आर्टरी भी नहीं। आपने इस क्वेश्चन को आंसर क्या करना है? द हेपेटिक वेन, क्योंकि लिवर के अंदर यूरिया ने बनना है और बांध के उसने वहां से हेपेटिक वेन के जरिए अल्टीमेटली इंफीरियर वेना के हवा में, और फिर अल्टीमेटली पूरी सर्कुलेशन में जाना है, एंड इंक्लूडिंग द रीनल आर्टरी के जरिए उसने किडनीज में जाना है, जहां से उसको फिल्टर करके बॉडी से एलिमिनेट कर दिया जाएगा, एंड सो ऑन। ऑलराइट, सो ये हमने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इन एनिमल्स एंड उनकी जो फॉर्म्स ऑफ एक्सक्रीशन है वो देख ली हैं। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इन रिलेशन टू द हैबिटेट। अब हम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स के रिलेशन को देखते हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स की नेचर को देखते हैं इन रिलेशन टू द हैबिटेट। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम टॉक्सिसिटी? ए ऑप्शन इज अमोनिया, बी इज यूरिया, सी यूरिक एसिड, डी ऑप्शन इज क्रेटिनिन। तो जो मैक्सिमम टॉक्सिसिटी है इन सब में से वो तो अमोनिया की है। सो अमोनिया जो है दिस इज वेरी वेरी टॉक्सिक, या सिंपली आप कह सकते हैं दिस इज मोस्ट टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट। Which of the following has medium toxicity? तो अमोनिया की हाईएस्ट है, तो यूरिया की जो वो मीडियम टॉक्सिसिटी है। इस तरीके से अगर आपसे पूछ जाए कि which of the following has least toxicity, तो यूरिक एसिड की जो टॉक्सिसिटी है वो सबसे कम है। एक और क्वेश्चन है, for converting arginine into ornithine in urea cycle which enzyme is used?
कि इसमें आर्जिनोसक्सिनेज या आर्जिनेज या लाइपेज या यूरिएज, अभी हम स्टडी करके आए हैं, आर्जिनेज एंजाइम यहाँ पे यूज होगा, सो बेस्ट रिस्पांस वुड बी बीटा टू दिस क्वेश्चन। तो अब हम बात करते हैं एनिमल्स की कि हैबिटेट के अकॉर्डिंगली एनिमल्स हैं वो किस किस फॉर्म में अपनी जो नाइट्रोजनस वेस्ट है उनको एक्सक्रीट करते हैं। सो एनिमल्स, देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ द अवेलेबल वाटर सप्लाई टू देम, राइट। सो एज फार एज अगर हम एनिमल्स को क्लासिफाई करें ऑन द बेसिस ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ द नाइट्रोजनस वेस्ट या फॉर्म ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ द नाइट्रोजनस वेस्ट, तो ये बेसिकली ये डिवीजन बनेंगे उनकी वाटर सप्लाई की बेसिस पे। अब ऐसे एनिमल्स जिनको एक्सेस में वाटर अवेलेबल है वो क्या करेंगे, वो स्ट्रेट अवे अमोनिया की शक्ल में ही नाइट्रोजनस वेस्ट को एलिमिनेट करेंगे, राइट। सो वाटर सप्लाई जिनको एक्सेस में है वो अमोनिया की शक्ल में ही नाइट्रोजनस वेस्ट को एलिमिनेट करेंगे। उसके बाद फिर जैसे इसमें अच्छा ऐसे जो एनिमल्स होंगे इनको हम अमोनियोटैलिक कहते हैं, और जैसे कि मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक एनिमल्स जो हैं वो अमोनियोटैलिक होते हैं, जैसे मोस्ट ऑफ द फिशेस जो हैं ऑफ कोर्स दे आर अमोनियोटैलिक। तो इनमें प्रॉब्लम इसलिए नहीं है क्योंकि इनमें देखेंगे प्लेंटी ऑफ वाटर सराउंडिंग में अवेलेबल है। सो ऑल्दो अमोनिया वेरी वेरी टॉक्सिक है, मोस्ट टॉक्सिक नाइट्रोजनस कंपाउंड है, लेकिन स्ट्रेट अवे अमोनिया ने प्रोड्यूस होना अल्टीमेटली सराउंडिंग एनवायरनमेंट में चले जाना, राइट। सो इट वुड नॉट हार्म देम मच। सो इसलिए लाइक अब ये वाले जो एनिमल्स हैं जिनके अंदर एक्सेस में जिनको वाटर की सप्लाई अवेलेबल है, हम कहते हैं कि ये अमोनियोटैलिक हैं क्योंकि इनके अंदर अमोनिया मेजर नाइट्रोजनस वेस्ट है, और ये मोस्ट एक्वेटिक एनिमल्स अमोनियोटैलिक होते हैं। अब वो एनिमल्स जिनको वाटर की सप्लाई मॉडरेट है या जिनके पास मॉडरेट वाटर की सप्लाई है, वो क्या करते हैं, वो नाइट्रोजनस वेस्ट या वो मेनली यूरिया की शक्ल में प्रोड्यूस करते हैं, या सिंपली अब ये भी कह सकते हैं कि अमोनिया को वो यूरिया में कन्वर्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी द ह्यूमन बीइंग्स, हमें मॉडरेट क्वांटिटी के अंदर जो वाटर अवेलेबल है, हम क्या करते हैं, हमारे अंदर भी अमोनिया ने प्रोड्यूस होना है, लेकिन हम उस अमोनिया को लिवर के अंदर यूरिया साइकिल के जरिए यूरिया में कन्वर्ट कर लेते हैं। सेम इज द आइडिया इन द अदर एनिमल्स जिनको मॉडरेट सप्लाई है वाटर की, और यूरिया प्रोड्यूसिंग जो एनिमल्स होंगे उन्हें हम कहते हैं दे आर द यूरियोटैलिक एनिमल्स। इसमें मैमल्स आ जाते हैं, इवन शार्क्स और बोनी फिशेस भी इसी के अंदर आ जाती हैं। फिर थर्ड नंबर पे हमारे पास ऐसे एनिमल्स भी हैं जिनको वाटर की बड़ी लो सप्लाई अवेलेबल है। What makes Top Grade Pakistan's most trusted online academy? Top Grade is offering its online preparation to more than 2 lakh students in 150 plus cities with a Google rating of 4.7 out of 5. Top Grade ऐप की हेल्प से आप किसी भी फिजिकल एकेडमी के कंपैरिजन में 10 टाइम्स बेटर प्रेपरेशन कर सकते हैं, वो भी 75% लेस फी में। Top Grade has produced more than 4,000 doctors, engineers and IT professionals. Now I will introduce you to our toppers. Meet Ramesh Salman from Islamabad. He has obtained second position in MDK 2022, securing 196 marks out of 200. He is doing his MBBS from Aga Khan University. Meet Radia Waheed from Jhelum. She obtained 4th position in MDK 2022, securing 194 marks out of 200. She is a student of King Edward Medical University. Meet another top grader, Mehroz Ismail from Burewala. She secured 4th position in MDK 2020. She achieved an impressive score of 193 out of 200. She is currently studying at King Edward Medical University. Meet brilliant top grader Muhammad Ali from Sargodha. He secured a seat in NUST, one of the leading universities of Pakistan. अब मैं आपको मिलवाती हूँ माहीन खालिद से, जिनका ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से है। She also secured her admission in NUST. You can also be our next topper. So what are you guys waiting for? Visit topgrade.pk and sign up free to get up to 100% scholarship for online preparation of FSC, MDCAT, ECAT, NUST, NUMS, AKU, PAS, FAST and GK entrance exams. तो उनके अंदर क्या होगा, उनके अंदर जो नाइट्रोजनस वेस्ट को अल्टीमेटली कन्वर्ट किया जाएगा इनटू द यूरिक एसिड, बिकॉज दिस इज द लीस्ट टॉक्सिक फॉर्म ऑफ द नाइट्रोजनस वेस्ट, राइट। तो और ऐसे एनिमल्स जो कि यूरिक एसिड की फॉर्म में एलिमिनेट करते हैं अपने नाइट्रोजनस वेस्ट को, उन्हें हम कहते हैं दे आर द यूरिकोटैलिक एनिमल्स। अब इसमें इसकी अगर एग्जांपल्स देखें तो बर्ड्स, इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स, लैंड स्नेल्स एटसेट्रा, ये इसकी एग्जांपल्स हैं। सो एग्जाम आपको कोई भी एग्जांपल दे के पूछ सकता है कि वेदर ये यूरियोटैलिक और यूरिकोटैलिक या अमोनियोटैलिक एनिमल की एग्जांपल है। सो ऑफ कोर्स
आई वांट यू टू मेमोराइज द एग्जांपल्स, राइट, कि किन एनिमल्स के अंदर किस शक्ल में नाइट्रोजनस वेस्ट ने एलिमिनेट होना है, ये आपने याद रखना है। ऑलराइट, सो आप सादा तरीन बात आप इस तरह से भी यहां से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि बेसिकली जो प्लांट्स, जो एनिमल्स के अंदर बेसिकली जो नाइट्रोजनस वेस्ट ने प्रोड्यूस होना होता है वो अमोनिया की शक्ल में प्रोड्यूस होना है। अब डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, उस अमोनिया को या तो अमोनिया की शक्ल में ही एलिमिनेट कर दिया जाएगा, जैसे फिशेस में प्लेंटी ऑफ वाटर अवेलेबल है, या अगर मॉडरेट वाटर अवेलेबल है तो अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करके एलिमिनेट किया जाएगा वाया किडनीज, या मोस्टली वाया किडनी जैसे ह्यूमन बीइंग्स में, नॉट ऑलवेज। और या अगर वाटर की बहुत ही कम क्वांटिटी अवेलेबल है, जैसे बर्ड्स वगैरह को बहुत कम वाटर अवेलेबल होता है, तो उनके अंदर क्या होगा, उनके अंदर यूरिक एसिड की शक्ल में जब वो इसको एलिमिनेट किया जाएगा नाइट्रोजनस वेस्ट को फ्रॉम द बॉडी। ओके, सो ये एक छोटा सा टेबल है रिगार्डिंग the different types of animals on the basis of their habitat and the excretory products। इसमें देखें कि हमारे पास हैबिटेट अगर एनिमल्स या एक्वेटिक या टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं, तो अब हम देखते हैं कि अगर एक्वेटिक एनिमल्स के अंदर वाटर की सप्लाई मैक्सिमम है, इसीलिए उनके अंदर जो नाइट्रोजन वेस्ट है वो अमोनिया की शक्ल में उसने प्रोड्यूस होना होता है, और ये मोस्ट टॉक्सिक है। अब ये एक डिजिट जो ना आपने याद रखना है, ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस एग्जाम में रिलेटिवली बायोलॉजी में कम आते हैं, लाइक के डिजिट्स के खास तौर पर क्वेश्चंस कम आते हैं, लेकिन ये वाले फिगर्स इंपॉर्टेंट है, राइट। तो देखिए कि यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, अमाउंट ऑफ वाटर फॉर 1 ग्राम नाइट्रोजन टू बी एक्सक्रीटेड, 1 ग्राम नाइट्रोजन एक्सक्रीट करने के लिए कितना वाटर चाहिए। तो अगर तो वो नाइट्रोजन जो है वो अमोनिया की शक्ल में है तो 500 मिल पर 1 ग्राम नाइट्रोजन हमें वाटर चाहिए। सिर्फ 1 ग्राम नाइट्रोजन को एलिमिनेट करने के लिए बॉडी से कितना वाटर चाहिए, 500 मिलीलीटर या हाफ लीटर वाटर चाहिए। इसके मुकाबले में वो एनिमल्स जो कि यूरिया प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि यूरिया लेस टॉक्सिक है, तो उनके अंदर जस्ट 50 मिल वाटर चाहिए फॉर एलिमिनेटिंग द 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, जो कि लाइक कह लें कि जो कि इसकी निस्बत जो है वो जो अमोनियोटैलिक एनिमल्स की निस्बत जो है वो 1/10 है, राइट। और इसी तरीके से अब वो एनिमल्स जो कि यूरिकोटैलिक हैं, यूरिक एसिड प्रोड्यूसिंग हैं, क्योंकि यूरिक एसिड लीस्ट टॉक्सिक होता है, तो उनके अंदर जस्ट 1 मिल पर 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन वाटर रिक्वायर्ड, ठीक है। सो अगर एग्जाम आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट इन विच एनिमल्स, द अमोनियोटैलिक, यूरियोटैलिक एंड द यूरिकोटैलिक, द बेस्ट रिस्पॉन्स क्या होगा आपका, द यूरिकोटैलिक एनिमल्स, राइट। सो यू सीन हियर वो एनिमल्स जो कि अमोनिया प्रोड्यूस करते हैं उन्हें हमने क्या कहा था, अमोनियोटैलिक, यूरिया प्रोड्यूस करने वाले यूरियोटैलिक एंड यूरिक एसिड प्रोड्यूस करने वाले यूरिकोटैलिक, राइट। अब इनकी जो एग्जांपल्स हैं उनको ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन बात देखें इसमें हाइड्रा, प्लेनेरिया, इवन एक्वेटिक एनिमल्स, मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक एनिमल्स, राइट, दे प्रोड्यूस द अमोनिया। इसके बाद फिर जो है वो ह्यूमन बीइंग्स हैं, दे प्रोड्यूस यूरिया, और रेप्टाइल्स और बर्ड्स एटसेट्रा दे प्रोड्यूस द यूरिक एसिड एंड सो ऑन। ऑलराइट, सो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं द एक्सक्रीशन इन द रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स। सो ये क्वेश्चन है हमारे पास, which one is excretory organ of planaria? प्लेनेरिया का excretory organ जो है ये कौन सा है? A option is photonephridia, B option is flame cells, C option is both A and B, and D option is metanephridia, and the best response is both A and B, क्योंकि basically protonephridia, flame cells basically one and the same thing. All right, so इसमें आप देखें कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ अर्थवर्म कंसिस्ट ऑफ प्रोटोनेफ्रीडिया, द कॉक्सल ग्लैंड्स, मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स और मेटानेफ्रीडिया, एंड बेस्ट रिस्पांस इसका क्या होगा इस क्वेश्चन का, दैट वुड बी द मेटानेफ्रीडिया। फिर एक और क्वेश्चन हमारे पास, द इंटरनल ओपनिंग ऑफ मेटानेफ्रीडिया इज नोन एज नेफ्रोस्टोम, नेफ्रीडियोपोर, एक्सक्रीटरी पोर या ऑल एबीसी। तो बेसिकली जो इंटरनल ओपनिंग होती है मेटानेफ्रीडिया की इन द अर्थवर्म, उसको हम नेफ्रोस्टोम बोलते हैं। सो आंसर इज अल्फा। ये एक टेबल है जिसको आपने याद रखना है फॉर ये जो एक्सक्रीशन इन एनिमल्स है उससे रिलेटेड ये एक टेबल है। लेट मी ओरिएंट यू टुवर्ड्स दिस टेबल। इस टेबल में एक्सट्रीम लेफ्ट कॉलम में रिस्पेक्टिव एनिमल है,
सेकंड कॉलम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, फिर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर कौन सा इन्वॉल्व है और मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीशन क्या होगा। सो सबसे पहले हमारे पास है जी हाइड्रा, जिसके अंदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट मेन क्या है, अमोनिया। तो हाइड्रा की सिंपल सी बॉडी है, जस्ट 2 इसकी बॉडी की लेयर्स हैं, तो इसके अंदर कोई भी स्पेशलाइज स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड नहीं है, सिंपली डिफ्यूजन के जरिए जो भी अमोनिया प्रोड्यूस होनी है एनवायरनमेंट में चली जानी। प्लेनेरिया के अंदर जो है ना वो अमोनिया ने ही, अमोनिया की शक्ल में ही प्लेनेरिया में जो नाइट्रोजनस वेस्ट उन्होंने एलिमिनेट होना है इन द फॉर्म ऑफ डाइल्यूट यूरिन, राइट। तो इनके अंदर जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स होंगे उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं प्रोटोनेफ्रिडिया या फ्लेम सेल्स। उन्हें प्रोटोनेफ्रिडिया फ्लेम सेल्स कहते हैं। बेसिकली प्रोटोनेफ्रिडिया एंड फ्लेम सेल्स दे आर वन एंड द सेम थिंग। तो इनके अंदर होता क्या है, सिंपली प्लेनेरिया के अंदर फ्लेम सेल्स होते हैं। सबसे ज्यादा जो कॉमन क्वेश्चन फॉर्मेट है वो यही है, एग्जाम आपसे ये पूछ रहा था कि जी कि अर्थवर्म के अंदर कौन से स्ट्रक्चर्स, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, या प्लेनेरिया के अंदर कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं, या कॉकरोच में कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो ये वाला जो कॉलम है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, ठीक है। हाइड्रा के अंदर कोई स्ट्रक्चर्स नहीं होते, प्लेनेरिया के अंदर आप देखें कि प्रोटोनेफ्रिडिया या फ्लेम सेल्स होते हैं, राइट। तो इसमें देखेंगे जो वेस्ट है वो फ्लेम सेल में जाने हैं और वहां से जो ट्यूबुलर सिस्टम है उसने अल्टीमेटली एक्सक्रीटरी ट्यूबुलर सिस्टम जो है अल्टीमेटली वहां से देखिए वेस्ट ने पहले फ्लेम सेल के अंदर सीलिया की बीडिंग से फ्लेम सेल में जाना है, वहां से ट्यूबुलर सिस्टम में जाना है और वहां से अल्टीमेटली एक्सक्रीटरी डक्ट के जरिए नेफ्रिडियो पोर से आउटर एनवायरनमेंट में चले जाना, राइट। ओके इसके बाद अगर हम अर्थवर्म की बात करें तो इसके अंदर यूरिया और इवन स्मॉल अमाउंट्स में अमोनिया ने भी प्रोड्यूस होना होता है। इनके अंदर जो स्ट्रक्चर्स हैं इसके लिए एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स हैं, दे आर द मेटानेफ्रिडिया। इनके अंदर वेस्ट जो है वो वो वेस्ट एक तो होते हैं सिलोमिक फ्लूइड के अंदर। सिलोमिक फ्लूइड को जो नेफ्रोस्टोम है, लाइक नेफ्रोस्टोम ने सिलोमिक फ्लूइड को सक कर लेना होता है और वहां से उसके ट्यूब्यूल से गुजरते हुए अल्टीमेटली उसने सिलोमिक फ्लूइड ने जाना है और अल्टीमेटली नेफ्रिडोपोर के जरिए आउटर एनवायरनमेंट में जो अनवांटेड मटेरियल्स हैं वो चले जाने हैं। जैसे इसको मैं खास तौर पे देखिए एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि अगर हम प्लेनेरिया की बात करें, प्लेनेरिया के स्ट्रक्चर के अंदर अगर आप देखें तो इसके अंदर जो है वो क्या होता है, बेसिकली इसके अंदर प्रोटोनेफ्रिडिया का पूरा जो है इसकी बॉडी के अंदर नेटवर्क होता है, फ्लैट्स इसकी बॉडी है। तो अगर आप ये देखें कि प्रोटोनेफ्रिडिया के अंदर अगर आप देखें तो इसके अंदर जो है वो टफ सीलिया आपको मिलेगा। प्रोटोनेफ्रिडिया के अंदर ये आपको जो है वो टफ सीलिया मिलेगा। तो टफ सीलिया की सकिंग की वजह से क्या होगा, इसकी बॉडी कैविटी से अल्टीमेटली इंटरस्टिशियल फ्लूइड की जो मूवमेंट है होती है इनटू द फ्लेम सेल और वहां से अल्टीमेटली क्या होता है कि एक्सक्रीटरी डक्ट के अंदर जो है वो जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं उनको कंसंट्रेट करके एक्सक्रीटरी डक्ट में भेज दिया जाता है, वहां से अल्टीमेटली एक्सक्रीटरी पोर के जरिए उसमें बाहर चले जाना है, राइट। सो बहरहाल यहाँ पे जो अहम तरीन फैक्ट है जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि फ्लेम सेल्स हैं ये एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स हैं इन द प्लेनेरिया। अब ये अर्थवर्म के अंदर देखें कि जस्ट इमेजिन कि ये अर्थवर्म के अंदर बेसिकली ये ओवरऑल जो लेंथ ऑफ द अर्थवर्म है इसके अंदर आपको पता है कि अर्थवर्म की सेगमेंटेड बॉडी होती है, राइट। तो ये इसके डिफरेंट सेगमेंट्स हैं। तो ये एक सेगमेंट जो है अर्थवर्म का वो यहाँ पे दिखाया गया आपको। अगर आपके एफएससी में मार्क्स अच्छे हैं और आपने हमारे वीडियो लेक्चर्स की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड किया और प्लेएबल स्लाइड्स की हेल्प से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक में मौजूद 30,000 से ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व किया और अपनी गलतियों से सीखा, तो आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी में, आपके ड्रीम कोर्स में आपकी सीट 100% सिक्योर है। So what are you guys waiting for? Visit topgrade.pk and sign up free to get up to 100% scholarship for online preparation of FSC, MDCAT, ECAT, NUST, NUMS, AKU, PAS, FAST and GK entrance exams. इस डायग्राम के अंदर, राइट। तो ये जो है अर्थवर्म का एक सेगमेंट है, ये सेगमेंट इससे अगला सेगमेंट है, ये इससे प्रीवियस सेगमेंट है। अब देखें कि किसी एक सेगमेंट में, देखिए इस सेगमेंट में से ये सेगमेंट नंबर, मैं कहता हूँ ये सेगमेंट नंबर 1 है, ये सेगमेंट नंबर 2 है, सेगमेंट नंबर 3 है। सेगमेंट नंबर 2 में अब देखें कि जो ये जो प्रेजेंट है, जो मेटानेफ्रिडिया जो प्रेजेंट है, इसका जो नेफ्रिडोस्टोम है, नेफ्रोस्टोम जो इसने ये ओपन हो रहा है इनटू द कैविटी ऑफ द नेक्स्ट सेगमेंट और वहां पे जो सिलोमिक फ्लूइड प्रेजेंट है उस सिलोमिक फ्लूइड को इसने सक कर लेना, राइट। वहां से देखिए अल्टीमेटली जो इसने जाना है लाइक कलेक्टिंग ट्यूब्यूल और अल्टीमेटली ब्लैडर के जरिए अल्टीमेटली यू हैव गॉट दिस नेफ्रिडियो पोर। तो बेसिकली सिलोमिक फ्लूइड इसमें जाएगा, नेफ्रोस्टोम के जरिए जाएगा इस कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के अंदर, कैपिलरी नेटवर्क है। तो सिलोमिक फ्लूइड में से जो यूजफुल मटेरियल्स हैं उनको कैपिलरी नेटवर्क में अब्सॉर्ब कर लिया जाएगा और बिल्कुल ऐसे जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स के अंदर नेफ्रॉन्स के अंदर हो रहा होता है कि चीजें फिल्टर होकर चली गई
ब्लड के अंदर जो मटेरियल्स हैं यूजफुल और इवन यूजलेस सब्सटेंसेस फिल्टर होके नेफ्रॉन में चले गए, वहां से काम की चीजों को अब्सॉर्ब कर लिया, बाकी को यूरिन के जरिए बाहर भेज दिया। सिमिलरिटी यहाँ पे भी है, सिलोमिक फ्लूइड को जो है ओवरऑल इसके अंदर कलेक्टिंग ट्यूब्यूल इसके अंदर लेके चले गए, के अंदर कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के अंदर, और इसके अंदर क्या होगा कि ग्रेजुअली जो है वो जो यूजफुल मटेरियल्स हैं वो सराउंडिंग कैपिलरीज में अब्सॉर्ब हो जाएंगे, और रेस्ट ऑफ द स्टफ जो या जो भी मटेरियल्स टू बी एलिमिनेटेड हैं उन्होंने आ जाना इनटू द ब्लैडर, और वहां से फिर नेफ्रिडियोपोर के जरिए आउटर एनवायरनमेंट में चले जाना है। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है। आपने सीक्वेंस याद रखना है कि वेस्ट ने पहले वेस्ट स्टोमिक फ्लूइड में जा रहा है और हमें नेफ्रोस्टोम के जरिए इसमें क्रैकिंग ट्यूब्यूल में, वहां से नेफ्रिडियोपोर के जरिए जो आउटसाइड। तो एग्जाम आपको यही वाला जो सीक्वेंस है डिफरेंट वे से प्रेजेंट कर सकता है, और आपसे पूछ सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस बेस्ट रिप्रेजेंट्स द मूवमेंट ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट इन द बॉडी ऑफ द अर्थवॉर्म, राइट। तो ये सीक्वेंस जो आपके सामने है, और इसमें एक अहम बात यह है कि जिस सेगमेंट के अंदर कोई पर्टिकुलर मेटानेफ्रिडियम प्रेजेंट होगा वो उससे अगले वाले सेगमेंट के सिलोमिक फ्लूइड को पकड़ के क्लीन करेगा एंड सो ऑन। ओके, तो नेक्स्ट जो है वी हैव गॉट द कॉकरोच, जिसके अंदर जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है दिस इज द यूरिक एसिड, और एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर इनके अंदर मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स होते हैं, राइट। और मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स हैं दे आर टेकिंग बाथ इन द हिमोलिम, राइट। और हिमोलिम इन साइंसिस तो वहीं उसके अंदर ही वेस्ट होते हैं, तो वहां से मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स हैं वो क्या करते हैं उन वेस्ट को वहां से कंसंट्रेट कर लेते हैं, एक्यूमुलेट कर लेते हैं, और अल्टीमेटली गट के ल्यूमेन में डाल देते हैं, वहां से रेक्टम के जरिए आउटसाइड वेस्ट जो चले जाते हैं। तो इस सीन है, ये देखें कि ये जैसे एक इंसेक्ट है, मे बी हमारे पास ये कॉकरोच है, व्हाट्सएवर ग्रास ऊपर है, इसके अंदर देखें कि मिड गट और हाइंड गट के जंक्शन पे मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स जो है प्रेजेंट होते हैं, राइट। तो मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स ने क्या करना होता है, से अगर मैं कहता हूं कि ये हमारे पास जैसे अगर मिड गट और हाइंड गट का अगर जंक्शन है तो यहाँ पे मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं विच आर इमर्स इन द हेमोलिम्फ यू कैन से। तो वहां से इन्होंने वेस्ट को एक्यूमुलेट करना है, एक्यूमुलेट करके अल्टीमेटली कंसंट्रेट करके गट के ल्यूमेन में डाल देना, और वहां से अल्टीमेटली रेक्टम के जरिए जो भी स्टफ है उसने वो बॉडी से बाहर चले जा रहा है जो नाइट्रोजनस वेस्ट है। तो इस तरह से मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स हैं बड़े सिंपल से वे से क्या करते हैं, इनकी बॉडी से जो नाइट्रोजनस वेस्ट उनको एलिमिनेट कर देते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट this particular subsection. You can also download TopGrade app from Google Play Store or App Store. Visit www.topgrade.pk for more information. Contact the given numbers.